अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा टीम क्लासिक किस नंबर। आज किस नंबर नहीं है। आज हम आपको आखिरी किस्त देने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की। वो प्रोजेक्ट जो क्लासिक टीम का ड्रीम प्रोजेक्ट बना। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मजाक में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट हम सब के लिए इतना ख़ास, इतना अहम हो जाएगा कि इसके अख्ताम की तरफ जाते हमारे दिलों को कुछ होने लगेगा। आज आंखें नम और दिल उदास है क्योंकि ये खूबसूरत सफ़र अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, जिसने हमें बहुत से प्यारे लोगों का साथ दिया। आपका अरीन हमारी ताकत है। आपका साथ था तो ये सफ़र कामयाब रहा। आप ना होते तो ये प्रोजेक्ट ना होता। उम्मीद है कि आप सब ने ये सफ़र एंजॉय किया होगा। आप सबको ये पसंद आया तो हमें ज़रूर अपने तबसरों से आगाह कीजिएगा ताकि हम मज़ीद अच्छा लिखने की तरफ माइल हो सकें। तो फिर शुरू करते हैं इश्क है गिरा की आखिरी किस्त। फर्स्ट क्रेडिट गोज़ टू सायरा नाज, आरुष खान, तुबा कामरान, आयशमा अशफाक। टीम अपने अरूज पर थी। एक जानिब गोलगप्पे, भटूरे और दीगर लवाजमात से लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तो दूसरी जानिब टिक्कों की इंतहा अंगेज़ खुशबू सारे में फैली हुई थी। मौका की मुनासबत से लगी रवायती मौसीकी तकरीब को मज़ीद पुरलुत्फ़ बना रही थी। अमान सैल अपने दोस्तों के हमरा खड़ा बातों में मगन था जब उसकी नज़र इफ्तिखार सुमरू के हमरा आती कोमल पर जा ठहरी, जो मेहंदी की मुनासबत से पहने गए चूड़ीदार पजामे और बड़े घेरवाल की पाँव तक आती फ्राक में मलबूस हल्के मेकअप के साथ बालों को सीधा करके खुला छोड़े वो हमेशा से मुख्तलिफ और अच्छी लग रही थी। अमान तो उसे इफ्तिखार सुमरू के साथ आते देखकर ही दंग हुआ था। तो क्या वो उनकी बेटी थी? खाशियत ने जांचती हुई नज़र से अमान की महवियत को नोट किया। उसके चेहरे पर एक महफूज मुस्कुराहट उभरी क्योंकि इन सब में सिर्फ वही था जो जानता था कि कोमल किसकी बेटी है। इफ्तिखार सुमरू जहांगीर सैल की हमराही में मर्दों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों की जानिब चले गए तो ऐबा के इशारे पर अलीज़ा ने आगे बढ़कर कोमल को अपने साथ आने का कहा था। अमान इन दोनों को देखते ही झट से उसकी तरफ आया था। तुम किसके साथ आई हो? अमान ने उसके पास पहुंचते ही बिना सलाम दुआ के सीधा सीधा सवाल दागा तो अलीज़ा ने तहजीबी के इस मुजाहरे पर उसे घूरा जबकि कोमल से सटपटा कर रह गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट रक्सा हुई कि उसने अमान से बारात और वलीमा का कार्ड वसूल करते उसे अपनी हकीकत से आगाह नहीं किया था। उसके लिए बेहतरीन मौका था अमान को तंग करने का। अमान, ये हमारी मेहमान है, इफ्तिखार अंकल की बेटी। अलीज़ा ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, मगर अंदाज ऐसा था जैसे सारे अल्फाज अपने दांत तले पीस रही हो। तुम इफ्तिखार अंकल की बेटी हो? मतलब तुम जानती थी कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अमान ने एक नज़र अलीज़ा को देखकर वापस कोमल से पूछा तो इस बार अलीज़ा भी ठिठक गई थी। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? अलीज़ा ने बारी बारी दोनों को देखते इस्तफसार किया जबकि कोमल चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाई खड़ी थी। हाँ जी, ये कोमल है। अमान ने उसका तारुफ करवाया तो अलीज़ा ने नासमझी से उसे देखा था। मुझे भी पता है कि ये कोमल है। मैंने ये पूछा कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? अलीज़ा ने उलझन आमेज़ लहजे में इस्तफसार किया जबकि कोमल महफूज नज़रों से इन दोनों को देख रही थी। यू नो व्हाट अलीज़ा, मैं तुम्हारे सरपिरे होने के बारे में बिल्कुल पुरयकीन हूँ। अगर यही बात मैंने साया से कही होती वो दोबारा न पूछती कि कौन कोमल। अमान संजीदगी से कहते एक नाराज़ नज़र कोमल पर डालकर वहाँ से चला गया तो अलीज़ा ने अचंभे से उसे जाते देखा। उसकी दूसरी निगाह कोमल पर ठहरी और इसकी नज़रों को भी अमान का ताक़ुब करते देखा। उसके दिमाग में जमाका सा हुआ था। तुम कोमल हो? मेरा मतलब तुम अमान की कोमल हो? अलीज़ा के बेरब सवाल पर कोमल के चेहरे पर उभरने वाली मुस्कुराहट ने ही उसे जवाब दे दिया था। ओह माय गॉड, और तुम वो हो जिस पर मुझे रोब जमाने का मौका मिलने वाला है। उसके इस बात में सर हिला देने पर अलीज़ा ने फ़ौरन अगला सवाल पूछा तो इस बार कोमल ने आंखों में इस्तजाब लिए उसे देखा था। सॉरी, मैं समझी नहीं। कोमल की बात पर अलीज़ा हौले से हंसती थी। कुछ नहीं, और तुम्हें माम से मिलवाती हूँ। उसके बाद देवर जी के सूजे थोपड़े का भी बंदोबस्त करना है। अलीज़ा उसका हाथ थामकर अनीज़ा की तरफ बढ़ गई। थोड़ी ही देर में अनीज़ा एबक और ज़ुलैदैन उससे तारुफ का मरहला निभा चुके थे। अमान गो के उससे बेनियाज़ी बरत रहा था मगर उसके ध्यान के सारे धागे कोमल से ही जुड़े थे। अलीज़ा अब कोमल को अपने दोस्तों और दीगर लोगों से मिलवा रही थी जब अनीज़ा ने इन लोगों को सायरा को लेकर आने और रस्म का बाकायदा आगाज़ करने का कहा। अलीज़ा अपने हमरा कोमल को लिए सायरा को लेने अंदर चली गई। वो लोग अंदर आए तो सायरा हाथ में फ़ोन थामे कुछ देर पहले ज़ुलैदैन के आए पैगाम को पढ़ते ज़ेर मुस्कुरा रही थी और ये कैसे हो सकता था कि वो मुस्कुराहट अलीज़ा सयाल की नज़र से पोशीदा रह जाती। क्या हो गया दुल्हनिया, क्यों तन्हा तन्हा मुस्कुराए जा रही हो? अलीज़ा ने अंदर आते ही सायरा को जुर्मानी नज़रों से देखते पूछा। वो जो ज़ुलैदैन को कोई जवाब देने का सोच रही थी मुस्कुराकर फ़ौरन फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी। अलीज़ा और कोमल के पीछे आती दूसरी लड़कियों की जानिब मुतवज्जा हुई थी। कुछ नहीं। इन सबको देखती वो हल्के फुल्के अंदाज में बात टाल गई। उसकी सवालिया नज़रें कोमल की जानिब उठी थी। ये कोमल है, इफ्तिखार अंकल की बेटी। अलीज़ा ने उसकी नज़रों का इशारा समझते हुए उसका तारुफ करवाया।
तो सायरा ने आंखों ही आंखों में से कुछ सवाल किया था। अलीज़ा के पलके मौन कर खोलते ही सायरा उसे गले लगा चुकी थी। उसकी वार रफ्तगी पर कोमल झींप सी गई। अच्छा चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। सबसे मिल लेने के बाद अलीज़ा ने सायरा के हाथों में ताज़ा फूलों के गजरे पहनाते हुए कहा तो सायरा ज़ुलैदैन के मैसेज को सोचती, फिर से अपनी उथल पुथल होती सांसों को हमवार करने लगी। कुछ ही देर में सायरा अलीज़ा, कोमल और दीर्घ लड़कियों के हमरा फूलों की चादर तले सहज सहज कर जल्दी स्टेज तक आई थी। उनके आगे छोटी बच्चियों और लड़कियों की एक कतार थी जो मेहंदी के थालों और नुमाइशी लालटेन पकड़े चल रही थी। सायरा को देखते ही ज़ुलैदैन सयाल की नज़रें इस मंज़र पर जम सी गईं, जहाँ इसके मताए हयात अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती स्टेज पर जा पहुंची थी। इर्द गिर्द होती भाग दौड़ और उस सरगर्मियों से यकसर अनजान ज़ुलैदैन सयाल कितनी ही देर सायरा को निहारता रहा। नौशे मियाँ, एक ज़रा इंतज़ार, आपकी ही मलकियत है। उसके साथ खड़े शाहज़ेब ने ऐबक और अमान के हमरा बाकी कज़न्स को इस तरफ आते देखा तो उसे टहोका देते शरारत से भरपूर लहजे में बोला था। ज़ुलैदैन ने जवाब में उसे देखते हुए तीसरी की नुमाइश की थी। वो लोग डोल की थाप के साथ भंगड़ा डालते उसे स्टेज तक लाए थे। अलीज़ा ने पूरी कोशिश की कि उसे ऐबक के साथ डांस की इजाज़त मिल जाए, मगर अनीज़ा और आफ़ा ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। लड़कियों ने स्टेज को घेरे में ले रखा था। ज़ुलैदैन सयाल को सायरा के पहलू में बैठाया गया तो उसने शीश संभालते ही ज़ुलैदैन ने एक भरपूर नज़र अपने पहलू में बैठी सायरा पर डाली थी, जो पीले रंग के घाघरा चोली में सूखे मेहंदी रंग का आंचल माथे तक सर पर डाले बिना किसी आरइश के कोई मोमी गुड़िया ही मालूम हो रही थी। इसके वजूद से उठती उपटन मेहंदी और फूलों की मिली जुली महक ज़ुलैदैन को किसी बेशकीमत खुशबू से ज़्यादा भली लगी थी। उसके बैठते ही सायरा अपने आप पे सिमटी तो ज़ुलैदैन के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट रक्सा हुई। ज़ुलैदैन सयाल की नज़रें सायरा के मेहंदी से सजे हाथों से उलझती तो कभी सुरमई सागरों पर फैली पलकों की झालर पर जा ठहरती। उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ पर सायरा अपने बेकाबू होते दिल को इतदाल पर लाने की कोशिश में अंदर ही अंदर हलकान हो रही थी। खुद पर पड़ती ज़ुलैदैन की नज़रों कुछ देर कबल किए मैसेज का असर था कि वो इस वक्त खासा घबराई हुई थी। उसकी घबराहट को ज़ुलैदैन सयाल बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। उसने उसका हाथ थाम कर हौले से दबाते गोया उसे पुरसुकून रहने का अंदिया दिया था। सायरा पुरसुकून क्या होती, वो तो अतराफ से उठते शोर पर ही मज़ीद सिटपटा गई थी। कुछ ही पल बाद नीज़ा अम्मा बी को लेकर स्टेज तक गए तो मेहंदी की रस्म का बाकायदा आगाज़ किया गया। अम्मा बी ने इसकी सूखी मेहंदी वाले हाथ पर 5,000 रखते उसके ऊपर पत्ते की शक्ल का खूबसूरत सा मखमली पीस रख कर सबसे पहले उसे मेहंदी लगाई थी। अम्मा बी को सायरा की बलाई लेते देख इन सबको एक घोना घुसकोना महसूस हुआ था। सायरा के बाद उन्होंने ज़ुलैदैन को भी मेहंदी लगाई। उसके बाद अनीज़ा सयाल और जहांज़ेब सयाल इन दोनों को मेहंदी लगाई। वो दोनों एक साथ बैठे इतने मुकम्मल लग रहे थे कि अनीज़ा उनकी नज़र उतारते ही न थक रही थी। बार बार उनके मुँह से माशाअल्लाह निकल रहा था। अपने पर्स से हज़ार की कई नोट निकालकर उन दोनों के सर पर वार कर सदक़े के लिए तीनों को थमाए। ये रकम बाद में किसी मुस्तहिक को दी जानी थी। अनीज़ा के स्टेज से उठकर जाने के बाद अलीज़ा आगे बढ़ी तो ज़ुलैदैन सयाल की बात ने इसकी कार्रवाई में रुकावट डाली। मेहंदी चौके मेरी है तो असूलन अम्मा जान के बाद सायरा को पहली मेहंदी भी मुझे ही लगानी चाहिए। अलीज़ा को देखकर कहता ज़ुलैदैन सबको हैरान कर गया। कहाँ वो ज़ुलैदैन सयाल जो कभी ऐसी किसी रस्म में शरीक ही ना हुआ था और ना ही इसने आज तक खानदान की किसी ऐसी तकरीब में हिस्सा लिया था। अब अगर आज वो अपनी बीवी को मेहंदी लगाने की बात कर रहा था तो सबकी हैरत बजा थी। ज़ुलैदैन की बातें सायरा को भी काफ़ी हैरान किया। उसने भी कभी ज़ुलैदैन सयाल से ऐसी बातों की तवक्को नहीं की थी। क्यों नहीं जवाब, बीवी आपकी, मेहंदी आपकी, दूसरे तीसरे लोग कौन होते हैं बीच में रुकावट डालने वाले। लगाएं शौक़ से लगाएं मेहंदी, आपको कौन रोक सकता है। अलीज़ा ने चमक कर कहा तो अतराफ में खड़ी नौजवान नस्ल ने खूब नारेबाजी की थी। ज़ुलैदैन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते मेहंदी की कोन उठाकर सायरा की जानिब मुड़ा। उसने पत्ते पर मेहंदी लगाने की बजाय सायरा के हाथ पर लगी मेहंदी के बीच बने दिल में ज़ीएस लिख दिया। मेरा बस चले तो आज ही तुम्हें रुखसत करवा लूँ। मेहंदी लगाते सब कज़न्स की हुल्लड़बाजी से कता नज़र उसने आहिस्ता से सायरा के कान में सरगोशी की थी। वो जो पहले ही ज़ुलैदैन की कुर्बत और जुमानी नज़रों से घबरा रही थी, उसकी इस बात पर वो मज़ीद शर्म से गुलनार होती सर झुकाकर अपने तासरार को छुपाने की इतना सी कोशिश करने लगी। अलीज़ा, आपको नहीं लगता कि सायरा जी को भी मिस्टर सयाल को मेहंदी लगानी चाहिए। ज़ुलैदैन की मेहंदी लगाने के बाद कोमल ने अलीज़ा को मुखातिब करते हुए कहा, बड़ा नेक ख्याल है आपका। अलीज़ा के कुछ भी कहने से कबल ही अमान ने उसकी बात का जवाब देते एक दिलकश मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी। अलीज़ा ने अमान की हरकत को दिलचस्पी से देखा, जबकि इत्तराफ़ से कोमल की बात की हमायत में काफ़ी आवाज़ें उभरी थीं। सबके कहने पर सायरा ने ज़ुलैदैन को मेहंदी लगाने को कोन थामी तो उसके हाथों की हफ़ीफ़ लर्ज़िश ज़ुलैदैन की नज़रों से पोशीदा न रह सकी। वो ज़ीरे मुस्कुराते अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने फैला गया। सायरा
सायरा ने सुर्ख बढ़ते चेहरे के साथ उसे मेहंदी लगाई थी। अलीज़ा इन दोनों को मेहंदी लगाकर स्टेज से उतरी तो उसके साथ ऐबक उसकी कलाई थाम कर उसे लेकर एक जानिब चला गया। कब से इधर उधर घूम रही हो, अब कुछ देर आराम से बैठ जाओ। ऐबक उसे लेकर एक तरफ लगे सोफे पर आन बैठा। उसकी बात समझते अलीज़ा भी उसके साथ ही टिक गई। दोनों की नज़र स्टेज पर ही मरकूज़ थी, जहाँ अमान इन दोनों को मेहंदी लगाने के बाद ज़ुलैदैन को तेल में नहला गया था और अब ज़ुलैदैन की दुल्हन बनाने में तुला था। क्या ख़्याल है लीज़ा, हम भी ऐसी ही रस्म एक बार फिर ना कर लें? मेरा भी तुम्हें मेहंदी लगाने का दिल कर गया है। हमारी बात तो तुम गाँव में थी, ऐबक ने अमान की बनती दुर्गत से महफूज होते अलीज़ा के सामने ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। क्यों नहीं ऐबी, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुमसे मेहंदी लगवाने का। अलीज़ा ने शर्माने की बेहतरीन अदाकारी करते हुए कहा तो ऐबक के बेइंतहा हैरत हुई। वो जो अपनी शादी पर न शर्माई थी, अब मेहंदी लगाने के नाम पर शर्मा रही थी। हाँ ऐबी, आज रात तकरीब के बाद, अलीज़ा ने रुक रुक कर कहते ऐबक के चेहरे पर नज़र दौड़ाई, जो पूरी तवज्जो से अलीज़ा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर गौर कर रहा था। मेहंदी के बाद क्या अलीज़ा? ऐबक ने सरगोशी के अंदाज में सवाल किया था। तुम मेरे दोनों पैरों पर मेहंदी लगाओगे? अलीज़ा की बात पर ऐबक का हलक था कड़वा हो। उसने ये कैसे सोच लिया कि अलीज़ा उससे कोई रोमान पर गुफ्तगू करेगी। देखो ना अभी, आज दिन भर की मसरूफ़ियत की वजह से मैं बस हाथों पर ही मेहंदी लगवा पाई और अब मुझे अपने पैरों पर मेहंदी लगवानी है। अलीज़ा ने अपने मेहंदी और गजरे और नेल पेंट से सजे हाथ ऐबक के सामने फैलाकर मासूमियत से कहा था। इसलिए आज तकरीब के बाद तुम मेरे दोनों पैरों पर मेहंदी लगाओगे। यूँ मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हारे दिल में उठते अरमान भी पूरे हो जाएंगे। अलीज़ा ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते अपनी बात मुकम्मल करके ऐबक के अरमानों पर बाल्टी भर के पानी फेरा था। वो खुद मज़े से स्टेज पर नज़र टिकाए हुई थी, जहाँ सारी कज़न्स और ख़वातीन बारी बारी सायरा और ज़ुलैदैन को मेहंदी लगा रही थी। यार मुझे कहाँ आती है मेहंदी लगाना, ऐबक ने एहतजाज करते हुए कहा। अच्छी भली ड्राइंग कर लेते हो अभी, और फिर डिज़ाइन में तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें बस ट्रेस करना होगा। अलीज़ा ने मसला हल करते हुए कहा तो ऐबक ने हार मानने वाला अंदाज़ा ना अपनाया। ठीक है, मगर तुम्हें फिर मेरी भी एक बात माननी होगी। वो जानता था कि अलीज़ा को कैसे डील करना है। अलीज़ा ने उसकी बात पर अबरू चुकाकर उसे सवालिया नज़रों से देखा था। कल तुम अपने लिए जो जोड़ा बनवाया है उसके बजाय तुम हमारी शादी वाला जोड़ा पहनोगी। ऐबक ने मुस्कुराहट दबाते अपना मुतालबा उसके सामने रखा था। ऐबक सयाल, बेहतर है कि तुम स्टेज पर जाकर अपने भाई का हौसला बढ़ाओ। अलीज़ा के सफ़ा चट जवाब पर ऐबक सर पीछे को गिराकर हंस दिया था। अलीज़ा की नज़र नाराज़गी के इजहार के तौर पर वहाँ से जाने लगी तो ऐबक ने उसकी कलाई थामी थी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि अलीज़ा कोई फरमाइश करे और अबी ने वो पूरी ना की हो? अलीज़ा इसकी बात पर पूरे दिल से मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ये सवाल नहीं था। बाकी का सारा वक़्त जहाँ नौजवान नस्ल की हुल्लड़बाजी, भंगड़े और शोर शराबे में गुजर गया, वहीं सायरा ज़ुलैदैन की ज़ुबानी बातों पर सुर्ख पड़ती रही। जहाँ ज़ेब सयाल ने उसे कुछ लोगों से मिलवाने के लिए बुलवाया तो सायरा का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। अमान भी बार बार कोमल से किसी न किसी बात पर उलझ रहा था। ऐबक और लीज़ा भी इसका भरपूर साथ देने लगे। कुछ ही देर में खाना लग गया तो सब खुशगपियों में मगन, बुलंदो बाग कहरिए लगाते खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। अलीज़ा अब अनीज़ा और आरफ़ा की सख्त हदायत पर सायरा के साथ ही सोफ़े पर बराजमान थी। वो दोनों इस वक्त अकेले वहाँ बैठी इधर उधर की बातों में मशगूल थी, जब अलीज़ा ने गुफ्तगू का रुख यकसा बदल दिया था। सोच नहीं सकती कि तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। बिलाखिर आज ये फांस मेरे दिल से निकल जाएगी कि तुम और वली हमारी वजह से एक दूसरे से दूर हो। अलीज़ा ने सायरा के हाथ थाम कर कहते उसे हैरत में मुब्तला किया था। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो लीज़ा? हमारे बीच किसी भी परेशानी की वजह तुम कभी नहीं रही। सायरा ने झट उसकी बात की नफ़ी की थी। नहीं सायरा, मुझे आज कहने दो। 10 साल पहले मैं और एबी वो बेवकूफ़ी ना करते तो हाँ आज हालात यकसा मुख्तलिफ होते। हमें सच जानते ही यूँ चोरों की तरह छुप जाने के बजाय सब बड़ों से बात करनी चाहिए थी। हमारी बेवकूफ़ी की सज़ा तुम दोनों ने भुगती है। अलीज़ा आज अपने दिल का सारा गुबार निकाल देना चाहती थी। गुज़री बातों पे अफ़सोस करने के बजाय हम मुस्तक़बिल को लेकर खुशआइंद बातें भी कर सकते हैं ना। सो तुम ये सब भूल जाओ, तुम्हारी माज़रत मुझे शर्मिंदा कर रही है। सायरा ने एक बार फिर उससे टोका। उसके हलक में अटकते आंसुओं के गोले को बमुश्किल पीछे धकेला था। वादा करो सायरा कि खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल मकाम आया तो तुम कभी भी हमसे कुछ नहीं छुपाओगी। कल भले ही कसरे सयार में तुम्हारा मुकाम बदल जाएगा, मगर हमारा रिश्ता नहीं बदल सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी हो, और बहनें कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती। अलीज़ा जाने उससे कैसे यकीन दिलाने चाहती थी। उसकी बात पर सायरा ने नम आंखों से मुस्कुराते अस्पात में सर हिलाया तो बावजूद ज़ब्त के उसकी आंखों से 2 आंसू फिसल कर उसके गालों पे बह निकले थे। तुम कभी खुद को अकेला मत समझना।
खुद को अकेला मत समझना। मैं जानती हूँ कि इस मौका पर एक लड़की को सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप और अपने घर वालों की ज़रूरत होती है। हम तुम्हारी ज़िंदगी की इस कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, मगर तुम्हें अपने साथ का यकीन ज़रूर दिला सकते हैं। मैं, एबी, अमान, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे लिए वली से पहले रहोगी। तुम्हारे साथ किसी भी ज़्यादती का जवाब इन्हें हम सबको देना होगा। वो अलीज़ा सयाल थी, सारा खुदाबख्श की बचपन की साथी। उसे कब क्या चीज़ परेशान करती है वो अलीज़ा से बेहतर कोई नहीं जानता था। वो इस वक्त भी उसकी साथी थी जब सारा के सयाल हवेली में बर्दाश्त करती सूरतों से सब अनजान थे। अलीज़ा उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे इस हुज़न को भी बांप गई जिस तक पहुंचने के लिए जुल्लदैन सयाल को भी अभी कुछ वक्त लगना था। सच तो यही था कि सारा सुबह से पूरी शिद्दत से अपने वालिदैन को याद करके कई बार चुपके चुपके से रोने का शुगर बना चुकी थी और इसकी आंखों की सुर्खी के इस राज को सिर्फ अलीज़ा सयाल ने ही खोजा था। लीज़ा, सारा ने अलीज़ा के इस कदर इल्तिफ़ात पर कुछ कहना चाहा, मगर इस बार आंसू उसको कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही पलकों की बाढ़ तोड़कर एक तवातुर से बहने लगे थे। सायरा, लीज़ा, ऐबक जो खाने के इंतज़ामात का जायज़ा लेकर उनके ही पास आ रहा था, इन दोनों को यूं आंसू में बहता देखकर तेज़ी से आगे बढ़ा था। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? उसने उनके पास रुकते फ़िक्रमंदी से इस्तफ़सार किया था। लीज़े, क्या हो गया है यार? सोफ़े के सामने टेक रखे मेज़ पर टिकते ऐबक ने एक बाजू अलीज़ा के कंधे के गिर्द फैलाया जबकि दूसरे हाथ से उसने साया का सर थपथपाया था। कुछ नहीं, बस यूं ही रोना आ गया। यू नो गर्ल्स मूड स्विंग्स। अलीज़ा ने लापरवाही से कहते बात हवा में उड़ाने की कोशिश की, मगर आंसुओं का एक और रेला उसकी इस कोशिश को नाकाम बना गया था। ऐबक ने अलीज़ा को अपने साथ लगाते उसकी कनपटी को चूमा और साया की जानिब मुतवज्जा हो गया। क्या मिसेस लवेज़ा, मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था और आप इस जल्दी के साथ मिलकर भाई की शामत बुलाने की मनसूबाबंदी करने के बजाय खुद ही रोने लगी। ऐसे भी कोई करता है क्या? ऐबक ने इनकी हालत समझते हल्के फुल्के लहजे में कहा तो अलीज़ा रोना भूलकर उसे घूरने लगी जबकि सायरा के आंसुओं में मज़ीद रवानी आई थी। उसके यूँ रोने पर ऐबक का भी दिल भर आया था। सायरा, ऐबक ने उंगली की नोक से अपनी आँख का नम गोशा मसलते अलीज़ा के गाल थपथपाकर सायरा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसे पुकारा। कुछ फासले पर लगे सोफ़ों पर बराजमान बहुत से लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अमान भी दूर से न देखता लंबे लंबे ढक भरता उसकी तरफ आया था। जानता हूँ कि हर लड़की की ज़िंदगी में आने वाले पल बहुत तकलीफ़देह होते हैं, मगर तुम ये सोचो कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अपना घर बार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। आप दीदा से ऐबक ने उसे तसल्ली दी तो वहाँ आते अमान के ज़ुबान में भी खुजली हुई थी। यूँ मत कहो अभी, इतनी मुश्किल से तो ये आज़ादी के दिन नसीब होने वाले हैं जब सारा भाई की हमरा लाहौर चली जाएगी और मुझे किसी की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। अमान ने सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा करते माहौल पे चाहे कुल्फत को दूर करने के लिए मुस्कुराहट से कहा तो ऐबक ने उसे एक तेज़ गोली से नवाजा जबकि साया रोते हुए भी होली से हंसती। स्टेज की तरफ आते जुल्लदैन सयाल ने पूरे दिल से जो धूप छाँव के साथ मंजर को अपने जहन के पर्दे पर कैद किया था। अच्छा सॉरी। ऐबक की नज़रों का तासुर समझते अमान ने हाथ उठाकर सुलह जो अंदाज में मज़ीद किसी गुलफशानी से गुरेज बदलते सोफ़े पर सायरा के बराबर नशिस्त संभाली थी। सायरा, तुम नहीं जानती कि इस पल के लिए मैंने बरसों दुआ की है। तुम खुश रहो और भाई के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो। मेरी ज़िंदगी में इस वक्त इससे बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे अक्सर ये एहसास खुश होकर लगाता था कि तुम्हारी बेसुकूनी की वजह मैं हूँ, मगर आज मैं मुतमईन हूँ कि आखिरकार तुम्हारी ज़िंदगी में सब ठीक होने जा रहा है। तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त और बहन हो और मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे ये आंसू हमारे दिलों पर गिर रहे हैं। तुम रोना बंद करो, शाबाश। ऐबक ने उसके हाथों पर दबाव डालते एक हाथ दोबारा उसके दुपट्टे से ढके सर पर रखा तो सायरा ने भी नफ़ी में सर हिलाते अपने गाल रगड़े थे। बहुत से लोग इस वक्त स्टेज के तरफ खड़े नम आंखों से इन बहन भाई के जज्बाती मंजर देख रहे थे। जुल्लदैन सयाल भी इन्हीं लोगों में शामिल था। वो आगे नहीं बढ़ा कि उसके नज़दीक लम्हे सिर्फ इन बहन भाइयों के थे। सायरा को इस वक्त इससे ज़्यादा अपने भाइयों और वालिदैन की ज़रूरत थी। जहांज़ीब सयाल भी खामोशी से आकर इन लोगों के पीछे खड़े ऐबक को बोलता हुआ सुन रहे थे। तुम ऐसे मत कहो ऐबी, माजी में मेरी ज़िंदगी में ढल आने वाली बेसुकूनी मेरी किस्मत में लिखी थी। तुम पशेमान होकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम दोनों तो मेरे बहुत प्यारे भाई हो। तुम लोग कभी भी मेरी तकलीफ़ की वजह नहीं रहे, बल्कि मेरी ज़िंदगी में डर आने वाली हर खुशी की वजह इस माल की कायनात के बाद तुम सब लोग ही तो हो। मैं आज जो भी हूँ तुम सबके साथ की वजह से हूँ। तुम लोगों ने मुझे तब संभाला जब मैं टूट कर गिरने को थी। अल्लाह के बाद बाबा साईं, अम्मा जान और तुम तीनों का खलूस मेरा साथ ना होता तो आज सारा खुदाबख्श शायद होती ही ना। अम्मा भी को अपनी निगरानी में उनके कमरे तक पहुँचा कर वहाँ दिया अलीज़ा सयाल ने सायरा की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुना था और उन्हें यूँ लगा जैसे उनकी बरसों की रियाजत का सिला मिल गया हो। जहांज़ीब सयाल के कंधे से भी एक अनदेखा बोझ सिरका उनकी औलाद ने आज उन्हें सबके सामने सुरखरू कर दिया था। सुर्ख पड़ती आंखों से ये मंजर देखकर जुल्लदैन सयाल ने ही दिल में सायरा के ख्याल रखने के इरादे को मज़ीद पुख्ता किया था।
सायरा, शुक्रिया तो हमें तुम्हें अदा करना चाहिए, जिसने हमेशा एक दोस्त और बहन के रूप में हमारी रहनुमाई की, हमें इतना प्यार दिया कि हमें कभी बेगानेपन का एहसास नहीं हुआ। तुम हमारी बहुत प्यारी बहन हो और हमारी दुआ है कि तुम हमेशा भाई के संग खुशियों के झूले में झूलो। अमान ने उसके सर पर हाथ रखकर इस दर्जा संजीदगी से कहने पर जहाँ सबके दिलों ने आमीन कहा, वहीं कोमल ने भी मोहब्बत से उसका ये जिम्मेदाराना रूप देखा था। जहांज़ेब सियाल और अनीसा भी अपने बच्चों की तरफ बढ़े। जहांज़ेब सियाल ने सायरा के सर पर हाथ रखते उसे एक बाप के साथ का यकीन दिलाया, तो अनीसा ने उसे अपनी ममता भरी आगोश में लिया था। भी सब लोग मुस्कुराते चेहरों और नम आंखों के साथ एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। जब जुलैदैन की पुकार पर ऐबक किसकी तरफ पलटा, मुझे माफ़ कर दो यार, सायरा के बाद मैंने अगर सबसे ज़्यादा किसी का दिल दुखाया है तो वो तुम हो, माफ़ कर दे यार। जुलैदैन ने उसके कंधों पर हाथ रखते पेशेमानी से भरपूर लहजे में कहा, तो ऐबक ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाते उसके गिद्ध अपने बाजू लपेटे थे। जुलैदैन ने भी उसे खुद में बींचा, बिलाखिर गम के बादल छटकर कस्से सियाल के मकीनों के लिए खुशियों की नवीद ले आए थे। नया उगने वाला सवेरा अपने साथ बहुत सी उम्मीदें और जो पहली उमंगों को लेकर तलू हुआ था। कस्से सियाल को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। अम्मा भी की दिली ख्वाहिश थी कि साया रुखसत होकर सियाल हवेली जाती, मगर अलीज़ा को डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना कर रखा था, तो सबके मुश्तरका फ़ैसले की बिना पर सायरा को बस सीढ़ियाँ चढ़कर जुलैदैन के कमरे तक ही रुखसत होना था। बारात का अख्ताम गोल्फ क्लब में किया गया था। कहीं बहुत सी रस्में निभाने के बाद डेरों दुआओं के संग सायरा खुदाबख्श रुखसत होकर जुलैदैन सियाल की बीवी की हैसियत से उसके कमरे तक पहुंचा दी गई थी। आखिरकार एक तवील मुसाफिर अपने इख्तिताम को पहुंची, जिसका आगाज़ जुलैदैन सियाल की बेवजह नफरत और इख्तिताम उसके गैर मशरूत इश्क पर हुआ था। किस्मत ने कैसा रंग बदला था कि जुलैदैन सियाल जिस कसरत से सायरा को निकालने के मंसूबे बना रहा था, आज उसे अपनी पूरी दिली रजामंदी से इस कसर तो क्या अपने कमरे और दिल तक रसाई दे क्या वो इस राजधानी की बिला शिरकत गहरे मालिक थी। स्याही माइल सूर्ख रंग के सुनहरी काम वाले दीदा जे फ्राक और लहंगे में मरबूत साया 16 संघार किए अपने चेहरे को घूंघट में छुपाई लरजते दिल और कांपते वजूद के साथ जुलैदैन सियाल की कमरे में आमद की मुंतजिर थी। बंद दरवाजे की सिमत से उठता दबा दबा शोर इस बात का सबूत था कि जुलैदैन इस वक्त शैतानों के टोले के नरगे में फंस चुका था। उन सब ने मिलकर आज हाल में दूध पिलाई के दौरान भी उसकी अच्छी हासिल दरकत बनाई थी। अब भी उसकी मतवक्का शामत का सोचकर सायरा के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैली थी। चंद पल मज़ीद सिरके तो बाहर मुकम्मल खामोशी छाती महसूस हुई। उसके बाद दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ पर सायरा के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थीं। सया शेरवानी के साथ सफ़ेद पजामे में मलबूस पूरे दिल से मुस्कुराता जुलैदैन सियाल इस वक्त किसी रियासत का शहज़ादा ही मालूम होता था। आज सारी तकरीब के दौरान सायरा घूंघट में ही रही थी। अलीज़ा और चंद एक करीबी रिश्तेदार ख़वातीन के सिवा किसी ने भी सायरा का चेहरा ना देखा था। सो इस वक्त जुलैदैन के शौक़ का आलम ही और था, और अब वो खुद इस शौक़ को मज़ीद बढ़ा रहा था। उसने शेरवानी के बटन खोलकर खुद को इसकी कैद से आज़ादी बख्शते उसे सोफ़े पर डाल दिया। अब वो आरामदेह सफ़ेद कुर्ता पजामे में मलबूस था। माशाअल्लाह, वो कदम कदम चलता बिस्तर पर सायरा के सामने जगह संभाल कर बिना कुछ कहे उसका घूंघट उलट गया। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही जुलैदैन के मुँह से बेसाख्ता तौसीफ़ी कलमात निकले थे। सायरा। जुलैदैन का गंभीर लहजा बहुत से अनकहे जज्बात की अमाजगा था। उसकी पुकार सायरा का दिल निकाल ले गई। उसने एक पल को पलकों की झालर उठाकर उसे देखा और फिर सुरमई सागरों को वापस राम गई। जुलैदैन ने महजूब होते उसका मेहंदी और गजरों से सजा हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था। मैं अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करने से पहले एक बार फिर अपनी तमाम तर कोताहियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसका हाथ होले से सहलाते जुलैदैन ने बात का आगाज़ किया तो सायरा तड़प कर नफ़ी में सर हिला गई थी। इस बारे में कुछ मत कहें जुलैदैन, जो बीत गया सो बीत गया। मेरे दिल में आपको लेकर अब कोई बदगुमानी नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ मोहब्बत। मैंने अपने दिल की मुकम्मल रजामंदी से आपकी ज़िंदगी में कदम रखा है और मेरी ख्वाहिश है कि हम माजी को बोलकर हाल में जिए। अब आपकी पशेमानी मेरे लिए तकलीफ दह होगी। सायरा के इकरार ने जुलैदैन को हल्का फुल्का कर दिया था। वो एक बोझल सांस हवा के सुपुर्द करते गंभीर लहजे में गोया हुआ था, बहुत शुक्रिया सायरा। ये जुलैदैन सियाल आज से पूरे का पूरा तुम्हारा हुआ। मुझे आज ये कह लेने दो कि तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली वाहिद और पहली लड़की हो जिस पर मैंने लड़कपन में ही अपना दिल हाथ दिया था। वक्त गुजरने के साथ मेरी मोहब्बत इश्क का रूप दाल चुकी है। इश्क को ही गिरा जिसका हसूल मुश्किल मगर कैफ आगे ही रहा। जुलैदैन सियाल आज तुम्हारे सामने ये एतराफ़ करता है कि तुम उसके इश्क की मेराज हो। तुम्हारी खुशी उसकी राहत, वो तुम्हारी तकलीफ़ उसके दुख का बायस है। चाहे दूर थे मगर तुम्हारे आंसुओं ने पहरों मुझे बेचैन रखा है। मैं वादा करता हूँ
कि अपने आने वाली ज़िंदगी में कभी तुम्हें किसी तकलीफ़ से गुज़रने नहीं दूँगा। जुलैदैन बोल रहा था और सारा बेबहूस से उसे सुन रही थी। इस सारी गुफ्तगू के दौरान वो उसे तमाम तर ज़ेवरात के बोझ से आज़ाद करवा चुका था, जो उसे अपने रकीब महसूस हो रहे थे। उसने अपनी बात मुकम्मल कर सायरा की सभी पेशानी पे अपने सुलगते लब रखे, तो सायरा ने आंखें मूंद कर ये तकरीम वसूल करते उसके कंधे पर सर टिकाया था। बहुत शुक्रिया मेरी बेरौनक ज़िंदगी में आने के लिए जाने जुलैदैन। उसने सायरा की खुदसुपुर्दगी पर निहाल होते उसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हिसार बांधा था। उसके साथ एक हलाल बंधन में बनते सायरा को शिद्दत से एहसास हुआ कि जुलैदैन सियाल के बाजुओं का ये जानदार हल्का उसकी सबसे महफूज तरीन पनाहगाह था। उम्मीदों और उमंगों से भरी एक रात कसरे सियाल की आंगन में तुलू हुई तो अनीज़ा सियाल ने सजदा शुक्र अदा करने में किसी ताख़ीर से काम न लिया था। वो शुक्राने के नवाफिल अदा करके बिस्तर की जानिब आई तो जहांज़ेब सियाल का अपना मुंतज़िर पाया। जहांज़ेब, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम खुदाबख्श की रूह के कर्ज से आज़ाद हो गए हैं। आज सायरा के चेहरे की अलवी मुस्कान हमारी कामयाबी की दलील ठहरी। बिस्तर पर अपने शरीके हयात के करीब यजमान होते अलीज़ा ने मुखातिब करते खुशी से भरपूर लहजे में कहा था, बिल्कुल दुरुस्त कहा अनीज़ा आपने। बिलाखिर एक लंबे इंतज़ार के बाद हम ज़मीर की खलिश से आज़ाद हो गए हैं। जहांज़ेब ने इनका हाथ थामकर हौले से सहलाते ही कहा तो अनीज़ा भी तायीदी अंदाज में सर हिला गई थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अनीज़ा की तमहीद पर जहांज़ेब सियाल ने सवाल नज़रों से उनकी जानिब देखा, मगर कहा कुछ नहीं। अमान ने कोमर में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। वो जामिया में उसकी जूनियर है और अमान उसे पसंद करता है। मैं चाह रही थी कि कल वलीमा की तकरीब में हम इफ्तिखार भाई से बात कर लेते इसी सिलसिले में। अनीज़ा की बात पर जहांज़ेब सियाल के चेहरे के तासुर यकलक संजीदा हुए थे। वज़ाहत तो इसमें कोई कबाहत नहीं, मगर एक मसला है। जहांज़ेब सियाल के लहजे की संजीदगी अलीज़ा का दिल धड़का गई थी। खैरियत तो है ना? अलीज़ा ने सर सजाते हुए लहजे में इस्तफ़सार किया कि अमान सियाल की ज़िंदगी में किसी भी दर्द की मुतमन्नी न थी। शायद। दरहकीकत कोमल इफ्तिखार की नहीं बल्कि इम्तियाज़ सुमरू की बेटी है, जिससे वो इसके बचपन में ही दूसरी शादी के बाद से इज़हार ताल्लुक़ कर चुका है। वज़ाहत तो ऐसी कोई बात नहीं जिस पर किसी को एतराज़ हो, मगर जुलैदैन को इम्तियाज़ सुमरू के नाम से इख्तिलाफ़ हो सकता है। जहांज़ेब सियाल की बात पर अनीज़ा का दिल सिकुड़ कर फैला था। ये तो वाकई मसला हो जाएगा। अमान तो उसे प्रपोज़ भी कर चुका है। अनीज़ा की बात पर जहांज़ेब सियाल हैरत में गिरे तो अनीज़ा ने उसे तमाम तर तफसील से आगाह कर दिया था। अब परेशान मत हो, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। अभी आप किसी से भी कुछ मत कहें। कल वलीमा के बाद जुलैदैन और सायरा घूम फिर कर लौट आए तो फिर करते हैं इस पर बात। जहांज़ेब सियाल ने उनका हाथ सहलाते उन्हें पुरसुकून करना चाहा तो अनीज़ा फ़क़्त सर हिलाकर उनकी बात पर की तायीद कर दी। जाने अब किस्मत को क्या मंजूर था। बर्फ़पोश पहाड़ों से ढकी वादी के बीच लकड़ी से बना एक अलग थलग सा कॉटेज था, जहाँ वो पिछले 5 दिन से क़याम पज़ीर थे। रोज़ की तरह एक दूसरे की संगत में एक भरपूर दिन गुजार कर वो लोग आज खिलाफ़ मामूल शाम ढलने से पहले ही वापस लौट आए थे। जुलैदैन इस वक्त कॉटेज से बाहर बनी रविशनुमा और राहदारी में खड़ी रखी सोफ़ा नामा आरामदेह कुर्सियों में से एक पर बराजमान सायरा का इंतज़ार कर रहा था। चाय। वो चंद पल बाद ही हाथ में चाय का एक जहाज़ी साज मग लिए वहाँ चली आई थी। जुलैदैन ने उसके हाथ से कप पकड़कर सामने मेज़ पर रखते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो सायरा उसका हाथ थामते ही उसकी जानिब खींचती चली आई। जुलैदैन ने उसे अपने पहलू से लगाते हुए उसके लांबे बालों में चेहरा छुपाया था। सायरा उसकी इस जसारत पर सुर्ख पड़ती उसके कुशादा सीने में चेहरा छुपा गई। ख्वाब लगता है ना ये सब। जुलैदैन की खुमार आलूद सरगोशी पर सायरा ने उसके सीने से चेहरा उठाकर उसे देखा था और फिर वो खुद भी सीधी हो बैठी। सही कह रही हैं, मैंने आपको इतनी बार ख्वाब में अपने साथ देखा है, कभी भी सचमुच किसी ख्वाब का हिस्सा मालूम होता है। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपको ख्वाबों में देखते ही गुजरा है। सायरा ने थोड़ा दूर होकर बैठते उसे अपने ख्वाबों की बाबत बताया तो जुलैदैन के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैली थी। तो क्या अब नहीं देखती मुझे ख्वाबों में? जुलैदैन ने उसे वापस अपनी तरफ खींचते इस्तफसार किया। उसे यकीनन उसका दूर जाना पसंद नहीं आया था। नहीं, अब मैं आपको खुली आंखों से अपने साथ देखते ख्वाब को हकीकत का रूप लेते देखती हूँ। एबी ने आखिरी बार मुझे जिस डॉक्टर से मिलवाया था उसके मुताबिक मेरे ख्वाबों का इलाज कोई दवा नहीं बल्कि एक पुरसुकून ज़िंदगी थी, और आज आपकी संगत में मुझे कोई डर, कोई खौफ और कोई परेशानी नहीं। सो ख्वाब भी खुद ब खुद भी मेरा पीछा छोड़ गए हैं। सायरा के जवाब में जुलैदैन को एक अनदेखी पशेमानी ने घेरा था। मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतना अरसा तुम्हारी अजियत की वजह बना रहा। जुलैदैन ने इसके चेहरे को अपने हाथों में भरते एक बार फिर से इस पे माज़रत की थी। वली, आपने कहा था कि अब आप माजी की कोई बात नहीं करेंगे। जो बीत गया सो बीत गया। अब बस आप वादा करें कि यूं ही हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सायरा ने इसके हाथों के गिर्द अपना हाथ रखकर उन्हें अपने हाथों में थामते उसके सीने पर ठोड़ी टिकाकर उसकी आंखों में देखकर कहते उसे वादा मांगा तो जुलैदैन अपने लबों से उसके पेशानी छूकर आंखें मूंदता उसके बालों में चेहरा छुपा गया। मैं वादा करता हूँ कि तादमे मर्ग यूं ही तुम्हें अपने हसार में लेकर रहूँगा।
जुलैदैन की बात पर सायरा धीरे से मुस्कुरा दी। सायरा जुलैदैन सयाल को अपने जुलैदैन सयाल के बाजुओं का ये घेरा दुनिया की हर शय से ज़्यादा अजीज़ है। मेरी ज़िंदगी में इस वक्त इस एहसास से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। सायरा ने उसके सीने पर सर टकाते हुए यह इतराफ़ करके उसे उसके अंदर एक नई रूह फूंक दी थी। जुलैदैन सयाल को सायरा ज़ियास के ये बाल बहुत पसंद हैं, जिन्हें देखने, जिन्हें छूने का हक़ उस रूए ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे है। जुलैदैन ने भी उसे अपनी पसंद से आगाह किया तो सायरा तमानिया से पलकें मूंद गई। अच्छा, अब ये चाय पी लें, मैं दोबारा हरगिज़ नहीं बताऊंगी। चंद पल बाद सायरा ने आंखें खोलकर उसकी तवज्जो मेज़ पर धरे कप की तरफ दिलाई जो अब्बा पुराना छोड़ चुका था। मैं तो ठंडी भी पी लूँ, तुम खुद ही नहीं बना देती हो। जुलैदैन ने उसके बाल बखेर कर मुस्कुराकर कहते चाय का कप हाथ में लिया था। अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत करें और इधर दे मुझे। खुजालत का शिकार होती सायरा मज़ीद किसी इज़हार के बिना उसके हाथ से कप पकड़कर लबों से लगा गई। तुम में और तुम्हारे हाथ की बनी चाय में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को पाते ही मैं दुनिया भूल जाता हूँ। उसके हाथ से मग लेकर एक और घूंट भरते जुलैदैन ने कप वापस उसकी तरफ बढ़ाते मुस्कुराकर कहा तो सायरा नफ़ी में सर हिला गई। कभी सोचा नहीं था कि आपके मुंह से ऐसी चीज़ी जुमले सुनने को मिलेंगे। सायरा ने मग खाली करके वापस मेज़ पर धरते कहा तो जुलैदैन ने उसे अपनी तरफ खींचा था। इसे रोमांस कहते हैं मोहतरमा, और इसके लिए मुनासिब वक्त यही है। जुलैदैन ने उसके बाजू खमाइल करते कहा तो सायरा झट उससे दूर हुई थी। आप जनाब को अगर याद हो तो आज हम बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाने के लिए ही जल्दी वापस आए हैं। सबके बीच आपको ये सब गवारा नहीं, और यहाँ आते ही बात से मुकर रह जाते हैं। आप पिछले एक हफ्ते से मुझे कल कलारा लगा रहे हैं। आज मैं आपकी जान से मिलने नहीं आऊँगी। तेज़ी से उठकर ऊपर आसमान से गिरते रूई के गालों की दीवानी खुली फ़िज़ा में घूम रही थी। कितने अफसोस की बात है, मेरी मोहब्बत को झांसा कह रही हो। जुलैदैन भी उसके पीछे लपका तो सायरा उसे ज़बान दिखाकर मज़ीद आगे भाग गई। कुछ ही देर बाद वो खुले आसमान तले रूई के गालों जैसी बर्फ़ से खेलने में मगन थे। ज़िंदगी धीरे धीरे पुरसुकून होने लगी थी। आज उनका जामिया का आखिरी दिन था। इस जगह से उनकी बहुत सारी यादें वाबस्ता थीं, जहाँ एक दूसरे के साथ इन लोगों ने अच्छा बुरा वक्त साथ गुजारा था, एक दूसरे के संग अपने माहो साल बिताए थे। अपना थीसिस जमा करवाकर अमान और उसके दोस्त हंसते मुस्कुराते बातों में मशगूल अपने डिपार्टमेंट की तरफ आए थे। जब अमान को कोमल की याद सताने लगी, उसने अभी जेब से मोबाइल निकाल कर उसे मैसेज लिख भेजा था। कहाँ हो का मैसेज लिख कर सायरा को सेंड किया, जिसका जवाब 10 मिनट बाद आया था। सर फैसल का लेक्चर ले रही हूँ। कोमल के जवाब पर अमान को बेसाख्ता अपनी पहली मुलाकात याद आई, जिसमें सर फैसल एक मरकज़ी किरदार रहे थे। वाह, मगर शर्म नहीं आ रही लेक्चर के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर रही हो। शरारती अंदाज में इसके पैगाम का जवाब वहाँ हंसने वाले इमोजी के भेजते अमान के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट रक्सा थी। शर्म तो तब आई ना जब 35 मिनट का लेक्चर सर 35 मिनट में ही ले चुके होते, लेकिन अब 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी सर हनूज़ क्लास में टिके हुए लेक्चर देने में दिलो जान से मसरूफ़ है। अब तो बोर होकर मुझे नींद आने लगी है। 2 मिनट बाद मसूल होने वाले इसका जवाब पढ़कर अमान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दर रही, मगर अगले ही लम्हे प्लीज़ की शरारती रग फड़क उठी थी। ये तो भी कुछ नहीं है, हमने 2-2 घंटे इनका लेक्चर लिया हुआ है। उसका पैगाम पढ़कर कोमल की आंखें फैली थीं। तौबा, डराओ तो मत। उसने एक नज़र सामने सर की तरफ देकर जवाब लिखा। आखिरी सीट पर बैठने के बाद सर उसके मोबाइल इस्तेमाल करने से बेखबर ही थे। उसने मोबाइल अपनी गोद में रखकर संजीदा होकर दोबारा लेक्चर पर तवज्जो मबज़ूल की, मगर मुकाबिल अमान था, जिससे गुफ्तगू के दौरान अब लेक्चर पर तवज्जो देना नामुमकिन था। क्लास से उठकर बाहर आ जाओ। एक बार फिर उसकी गोद में रखा मोबाइल थिरका था। तुम पागल तो नहीं होगे? लेक्चर के दौरान मुझे ऐसे ऊट-पटांग मशवरों से नवाज रहे हो। कोमल का मुंह खुला का खुला रह गया था उसके नादर मशवरे पर। अमान जो इस वक्त साहिल की किसी बात पर हंस रहा था, मैसेज रूम पर मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। पैगाम पढ़कर उसने सर को नफ़ी में झटक कर अगला पैगाम भेजा था। फिर कोई बहाना बनाकर पूछ के आ जाओ। कोमल ने जवाबन बहुत एहतियात से उस छोटी सी वीडियो बनाकर अमान को भेज दी, जिसमें सर बहुत तवज्जो से लेक्चर में मसरूफ़ थे, जिनको देखकर अमान की तेवरी चढ़ गई। उसको अंदाज़ा हो गया था कि इतनी जल्दी सर क्लास की जान छोड़ने वाले नहीं हैं। उसको हर हाल में कोमल को बाहर बुलाना था, जिसके लिए उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। सोचने वाले अंदाज में अपनी आंखें घुमाते उसकी नज़र दूसरी तरफ बातों में मसरूफ़ सज्जल और समर पर पड़ी। उनको देखकर उसके दिमाग में एक ऊंधा सा लपका था। वो वहाँ हाशिर और साहिल को आपस में बातें करता छोड़कर खुद समर और सज्जल के पास चला आया। अस्सलाम वालेकुम सज्जल भाभी, आप कैसी हैं? अमान ने सज्जल की तरफ मुतवज्जा होकर संजीदगी से धीमे लहजे में इस्तफसार किया, जबकि शराफत के इस कदर आला मुज़ाहरे पर समर का माथा ठिनका था। वालेकुम अस्सलाम, मैं अलहम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाइए? सज्जल ने भी मुस्कुरा कर पूछा। मैं भी ठीक हूँ, बस आपसे एक छोटा सा काम था। अमान ने संजीदा लहजे में कहा। समर ने अमान के चेहरे की जानिब जांचती नज़रों से देखा था। जी कहिए, सज्जल ने सादगी से कहा। सर फैसल की क्लास से कोमल को बुलाना है। दरअसल इसने मुझे लंच पर लेकर जाना था, लेकिन सर फैसल जान नहीं छोड़ रहे। पिछले 1 घंटे से वो फ्री पीरियड्स होने के बावजूद लेक्चर दे रहे हैं, जबकि लेक्चर ऑफ हो चुका है और वो सर की क्लास से निकलने से पहले बाहर नहीं आएगी।
अमान ने तफसील से उसे आगाह किया। सर फैसल से तो अल्लाह ही बचाए। समर उसकी बात सुनकर हंसा था। ओके, मैं करती हूँ कुछ। वेस्टर्न की क्लास इस वक्त कहाँ हो रही है? सज्जल ने हमें बढ़ते पूछा, जिस पर अमान ने सामने राहदारी के आखिरी सिरे की तरफ इशारा कर दिया। सज्जल ने गर्दन इस बात में हिलाकर अपने कदम मतलूबा कमरे की तरफ बढ़ा दिए और 5 मिनट बाद जब क्लास से बाहर आई तो कोमल भी इसके साथ थी। जी मैम। कोमल क्लास से बाहर आकर सज्जद से पूछने लगी, जिसने इसको यूँ हड़बड़ी में बाहर बुलाया था। मुझे आपसे कोई काम नहीं है। वहाँ खड़ी साहब महोदय के कहने पर आपको बुलाया है। आफ्टर ऑल मेरे स्टूडेंट के अलावा मेरा मान से से मेरा दूसरा गहरा ताल्लुक भी बन चुका है। सज्जद ने मुस्कुराकर माँ की तरफ इशारा किया, जिसकी निगाहों का मरकज़ वो दोनों ही थी। वो इशारे में मुस्कुराता हुआ वहाँ चला आया। थैंक यू सो मच। अमान सज्जद का मशकूर हुआ था। इट्स ओके, एंजॉय योर टाइम। सज्जद ये कहकर वहाँ से चली गई। अब वहाँ अमान और कोमल ही रह गए थे। तो बिलाखिर तुमने मुझे बाहर बुला कर ही दम लिया। कोमल ने आंखें घुमाते हुए लबों पर धीमी मुस्कान सजाई। हाँ तो और क्या, अब तुम खुद ही आ नहीं रही थी तो तुम्हें बुलाने के लिए यह हरबा इस्तेमाल करना पड़ा। अमान ने शाने बेनियाजी से कंधे उचकाए। वो दोनों चलते हुए पार्किंग एरिया की तरफ आ गए थे। अमान ड्राइविंग मैं करूँगी। अमान को ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ता देखकर कोमल ने जल्दगी से कहा था, मेरा तुम्हारे साथ लंच पर जाने का इरादा है, अस्पताल नहीं। अमान ने संजीदा लहजे में कहा, जिस पे कोमल ने बुरे मींच के उसको घूरा। फिर अगले लम्हे अपने हाथ में पकड़ा रजिस्टर अमान के बाजू पर दे मारा था। तुमसे तो बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, और दूसरी बात, लंच की दावत मैंने दी है तुम्हें, तो मैं अपनी पसंदीदा जगह पर तुम्हें लेकर जाऊँगी। इसलिए चुपचाप शराफत से गाड़ी की चाबी सीधा मेरे हाथ पे रख दो। उसने जताते हुए अपनी हथेली उसके सामने फैलाई तो अमान ने कंधे उचकाकर चाबी उसके हवाले कर दी थी। वाह रे तेरी कुदरत। ऐबक को रन मरीदी के ताने देने वाला खुद रजिस्टर की एक ज़रब से ही ढेर हो गया था। ए अल्लाह, बस मेरी जान तेरे हवाले है। अम्मा ने मसनूई डर चेहरे पर ज़ाहिर करते ऊपर देखा तो उसकी इस हरकत कोमल का मुंह खुले का खुला रह गया। हद है अमान, मेरे पास भी अपनी कार है जिसको मैं रोज़ ड्राइव करती हूँ। बेफिक्र रहो, सही सलामत ही वापस जाओगे। मुंह बनाकर कहते उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाली थी। अब के अमान बिना कुछ कहे चुपचाप दूसरी जानिब से आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही कोमल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। पूरे रास्ते वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे थे। 15 मिनट बाद कोमल ने एक रेस्टोरेंट के अहाते में गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी से निकलकर अंदर आते ही कोमल के नाम पर महसूस मेज़ की तरफ चले आए। उनके वहाँ बैठने के बाद बावर्दी बैरा फौरी तौर पर जूस ले आया। उसका शुक्रिया अदा कर वो दोनों जूस पीने लगे। जब ही जूस हल्का सा छलक के कोमल के ड्रेस पे गिर गया। ओह, जूस मेरे कपड़ों पे गिर गया, मैं साफ़ करके आती हूँ। वो कुर्सी से खेलती उठकर वॉशरूम की जानिब चली गई, जबकि अमान जूस पीते हुए इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। इतने में एक बहुत ही जिद्दत पसंद सी लड़की हाथ में एक तोहफा थामे उस मेज़ के पास आई और बिना कुछ कहे या पूछे कोमल की कुर्सी पर बैठ गई। अमान उस लड़की की हरकत पर शर्मसार रह गया था। हेलो मिस, आप कौन है और यहाँ क्यों बैठ गई? उठे प्लीज़ यहाँ से। उसने हाथ घुमाते हुए सामने बैठी लड़की से इस्तफसार किया, जो खामोशी से बस अमान को देख रही थी। उसकी नज़रों से अमान को अजीब उलझन हुई। मिस, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप कौन हैं? इसके कोई जवाब न देने पर अमान झिलझिलाकर दोबारा मुस्तफ़ी हुआ। आप मुझे अच्छे लगते हैं, ये तोहफ़ा आपके लिए है। उसने बजाय अपना तारुफ़ करवाने के इज़हार करते कागज़ी थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर किसी मशहूर ब्रांड का नाम दर्ज था। मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। अमान उसकी इस हरकत पर भुदक कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इतनी देर में कोमल भी अपने कपड़े साफ़ करती वहाँ आ गई। अपनी जगह पे किसी और लड़की को बैठा देखकर उसके अबरू तने थे। वो खूंखार नज़रों से अमान को घूरती हुई मेज़ के पास आई, जहाँ अमान खड़ा हुआ था। कौन है ये लड़की? उसने तफ्तीशी अंदाज से निगाहों से उसको देखकर गुस्से से पूछा था। मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको। अमान ने उस लड़की को घूरकर जल्दी से सफाई दी। आप प्लीज़ ये तोहफ़ा ले लें। लड़की ने बिना कोमल के खातिर मिलाए दोबारा गिफ्ट बॉक्स अमान की तरफ बढ़ाते इंतजार किया। अब तो कोमल की खूंखार नज़रें अमान को बुरी तरह घूर रही थी। इस रोज़ पहली दफ़ा अमान ने उसे लिपटाया था। लड़की अब हाथ में पकड़ा तोहफ़ा वहीं रखकर जाने के लिए मुड़ गई। अमान ने तेज़ी से वो गिफ्ट बॉक्स इस लड़की को वापस देने के लिए मेज़ से उठाया ही था, जब कोमल ने दोनों हाथ कमर पर रख के कड़े तेवरों से उसको घूरते हुए मुखातिब किया था। अमान, इसको रखो यहीं। और कोमल उसे तनबीह की, मगर क्यों? उसने उलझकर कोमल को देखा। उसकी शक्ल पे इस वक्त 12 बज रहे थे और उसकी परेशान शक्ल देख के मज़ीद कोमल से ज़ब्त ना हुआ तो उसने हंसते हुए अपने हाथ पे ताली मारी। अमान तो उसके यूँ हंसने पर ही मज़ीद उलझ गया था। ऐसे क्यों हंस रही हो? उसने चंबे में घिरे पूछा था। क्योंकि मिस्टर अमान सियाल, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया है। हनूज हंसते हुए उसने इंकशाफ किया। अमान तो उसके बाद पर दम खुद ही रह गया था। क्या ये मजाक था? वो चिल्ला ही तो उठा था। उसकी आवाज़ पर कई गर्दनें एक साथ उसकी तरफ मोड़ी तो माज़रत ख़वाना अंदाज में हाथ उठा गया। हाँ मिस्टर अमान सियाल, जो कुछ तुमने वली भाई की मेहंदी वाले दिन मेरे साथ किया था उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। कैसे मुँह बनाकर फिर रहे थे तुम? उसने आंखें घुमाते हुए इठला कर कहा। ओ तौबा है कोमल, तुम भी ना। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था कि तुम इम्तिहान अंकल की बेटी हो। अमान की अब गोया सांस में सांस आई थी। वैसे तुमने कहा था कि तुम कभी बेवकूफ़ नहीं बन सकते। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया।
वो मसनूई तासुब से गर्दन हिलाते एक बार फिर हंसी थी। अमान को अपनी बात याद आई जब उसने कोमल को हाशिए की लड़की बनकर पैगामात बेचने वाले सिलसिले का बताया था। कि याद आते ही उसने अपना माथा पीट लिया। चलो बैठो, खाना ऑर्डर करते हैं, और ये तोहफ़ा तुम्हारे लिए ही है। आइंदा मेरे साथ ज़रा तमीज़ से पेश आना। कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा करते उसने अमान को वो तोहफ़ा पकड़ाया था। तुमने सचमुच में मुझे परेशान कर दिया था। वैसे ये तोहफ़ा किस खुशी में। अपनी जगह पर वापस बैठते हुए उसने वो थैला उसके हाथ से लेते हुए पूछा था। बस वैसे ही, ऐसे तुम हमेशा मुझे याद रखोगे ना। उसने कंधे उचकाते शरारती लहजे में कहा था। तुम्हें भूलता कब हूँ मैं, तुम तो यहाँ रहती हो। गंभीर लहजे में कहते उसने इन रिश्ते शहादत अपने दिल के मुकाम पर रखी। बेवक्त इस इजहार पर कोमल के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए थे। उसके चेहरे पर बिखरे ये हया के रंग देखकर अमान हासा महसूस हुआ था। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे यूँ इज़हार करने पर शर्मा भी सकती हो। उसकी बात पे कोमल के चेहरे से एकदम ही शर्मगी मुस्कान गायब हुई थी। हाँ तो लड़की हो, और नॉर्मल लड़कियाँ ऐसी बातों पे शर्मा ही जाती हैं। उसने आंखें घुमाते हुए जताया था। हाँ लड़कियाँ ना, मगर तुम तो लड़ाका हो। अमान ने उसको मज़ीद छेड़ा। उसके यूँ कहने पर कोमल के चेहरे पर कुछ देर पहले वाली छाई शर्म का असर बिल्कुल ज़ाया हो चुका था। मैं अगर लड़ाका बनने पे आ गई ना तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। उसने सामने रखा गिलास उठाकर अमान को धमकी दी थी। हाँ हाँ हाँ, बस यही लड़ाकापन तो देखना था। वो क्या है ना, तुम शर्माते हुए इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी लड़ते हुए लगती हो। अमान बेसाख्ता हंसा था, जिससे उसके गाल पे पड़ता भंवर गहरा हुआ। कोमल की निगाह उसके डिम्पल पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कनें भर में मुंतशिर हुई। उसने मुश्किल अमान के चेहरे से निगाह हटाई थी। खाना ऑर्डर करते हैं, कोमल ने अपना ध्यान बटाने को कहा था। ठीक है। अमान भी सबल का सीधा हो बैठा। कोमल ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर लिखवाया तो अमान बोल उठा। मैं भाई के आते ही इमाम से से बात करने का कह चुका हूँ, तो बस तैयारी पकड़ो। अमान की बात पर कोमल फ़ौरन अपनी जॉन में वापस लौटी थी। मिस्टर अमान सियाल, मुझे मंगनी से कोई इतराज़ नहीं, मगर शादी मेरी डिग्री मुकम्मल होने के बाद ही होगी। अमान ने उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाया था। डिग्री शादी के बाद भी मुकम्मल हो सकती है। अमान की बात पर कोमल ने हाथ में पकड़ा कांटा उसकी तरफ किया था। जी नहीं। अमान को वैसे बोलती अलीज़ा की रूप लगी थी। वो दोनों खाने के दौरान भी इसी बात पर बहस करते रहे थे, और दूर खड़ा वक्त इन्हें यूँ लड़ते देखकर होले से मुस्कुरा दिया, यूँ जैसे इनकी लालमी पर हंसा हो। यहाँ पर रात उतरते ही उसकी रौनकें भी अरूज पर जा पहुंची थी। वो दोनों 15 दिन एक दूसरे की भरपूर संगत में गुजारने के बाद आज ही वापस आए थे, और अब सब लोग रात के खाने से फरागत के बाद खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। मैं अब आराम करूँगा। बातों के दौरान जहांगीर से आलिया जुल्लैदैन को अमान की दिलचस्पी और कोमल के ख़ानदान के बारे में आगाह किया, तो जुल्लैदैन कुछ भी कहे बगैर थकन का बहाना करके कमरे में चला आया था। मुझे भी कुछ काम है। उसके जाते ही अमान भी माज़रत करके वहाँ से चला गया, तो लाउंज में एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई। अलीज़ा ने परेशानी से जहांगीर सियाल को देखा तो वह गहरा सांस भर कर रह गए थे। आप परेशान मत हो बाबा सही, इन्हें कुछ वक्त दें, सब बेहतर होगा। सारा कुछ देर मज़ीद इन लोगों के साथ बैठने के बाद इन्हें तसल्ली देती कमरे में चली आई थी। बिस्तर पर नींद दराज जुल्लैदैन की खामोशी महसूस करते साया ने अभी बात करना मुनासिब ख्याल न किया। वो ताज़ा दम होकर सोने के लिए लेट गई। सफ़र की थकान इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ पल बाद भी नींद की वादियों में उतर गई। रात आधे से ज़्यादा बीत चुकी थी जब सायरा ने नींद में करवट लेते जुल्लैदैन के बाजू का तकिया तलाशना चाहा। इस पर सर रखकर उसे सोने की आदत हो चली थी। बिस्तर पर हाथ फेरते उसे जुल्लैदैन की जगह खाली महसूस हुई, तो वो फ़ौरन नींद से उठ बैठी। सामने ही जुल्लैदैन टेरेस के सामने बनी दीवार गिर खिड़की के पास खड़ा जाने की सोच में मगन था। सायरा बिस्तर से निकलकर दबे पाँव चलती उसके पीछे जाकर उसकी पुष्ट पर सर रखते उसके गिद्ध अपने बाजू फैला गई। जुल्लैदैन अपने सीने पर धरे उसके हाथों पर अपने हाथ टिकाते अब बिना चौंके मुस्कुरा दिया कि वो उसका अपनी तरफ आना महसूस कर चुका था। क्या हुआ, अमान को लेकर परेशान है? साया ने इसकी पुष्ट को लबों से छुए किसी माहिर नफ्स शनास की तरह उसकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की थी। बहुत मुश्किल फ़ैसला है ये, जुल्लैदैन ने उसे बाजुओं से थाम कर अपने सामने करते हुए कहा। उसे गुस्सा लगाया था। कैसे मुश्किल जुल्लैदैन? कोमल का असर बाप भले से इम्तियाज़ सुमरू है, मगर वह बचपन से इफ्तिखार अंकल की सरपरस्ती में रही है। उसकी देखभाल, उसकी परवरिश ज़ुलैहा आंटी जैसी नेक सिफ़्त औरत के हाथों में हुई है, तो फिर कैसी फ़िक्र? दुनिया से इफ्तिखार सुमरू की बेटी की हैसियत से जानती है, और शादी के बाद अमान का नाम ही उसका असर हवाला होगा, तो फिर किस चीज़ की झिझक? सायरा बात करते करते रुकी तो जुल्लैदैन ने अपना चेहरा उसके गए बालों में छुपा लिया। वो यकीनन जानता था कि सायरा की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये जो अना होती है ना जुल्लैदैन, ये रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाती है। हमने 10 साल इस ज़ालिम अना का भुगतान भरा है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका अज़ीज़ा जान भाई भी अपनी ज़िंदगी से अना की नज़र कर दे? जानते हैं इंसानी अना उसके साथ क्या करती हैं? साया ने कहते साथ उसकी आंखों में देखना चाहा तो उसकी खामोशी महसूस करते जुल्लैदैन ने उसके बालों से चेहरा निकाल कर पल को
उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाते सर वापस सबका जगह पर रख दिया। उसे अच्छा लग रहा था यूँ उसे सुनना। आज बड़े दिनों बाद ज़ुलेरैन के सामने उसके अंदर की लवेज़ा जागी थी और कुछ कहकर या करके उसे वापस सुलाना नहीं चाहता था। इंसान की अना उसकी कोताहियों और कमज़ोरियों को छुपाकर उसे हज़ार तवीलें फ़राहम कर देती है, जो उसे बूढ़े, कमज़ोर और बेसर पैर की मगर बज़ाहिर खुशनुमा दलाइल देकर किसी गलत बात पर भी डट जाने पर उकसाती है। जानते हैं अना कि सबसे ख़तरनाक शक्ल गुस्सा है। इंसान अपने गुस्से में सही और गलत का फ़र्क ही भूल जाता है। सायरा नरमी से उसके एहसास से निकलती उसे लेकर सोफ़े की जानिब बढ़ गई थी। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसे पुरअसर अंदाज में मज़ीद गोया हुई थी। इस वक़्त आपके दिल और दिमाग में छिड़ी जंग में भी अना भी लाज़मी तौर पर आपको कशमकश में मुब्तला कर रही होगी। आपकी खामोशी इस बात की गवाह है कि आप अपने भाई की खुशी और सियासी हरीफ से वज़ारी लेकर उलझे हुए हैं। इम्तियाज़ सुखनूर की आपकी दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं। इसका नाम सुनकर हम सबको भी गुस्सा आता है, मगर इस पहलू में अच्छी बात यह है कि वो इस वक्त जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। आपके दिमाग में इस वक्त रिश्ते की मुखालफत में हज़ार दलाइल जन्म ले रहे होंगे, मगर एक ऐसे शख्स के लिए अपने भाई की खुशियों को दांव पर लगाना कहाँ की अक्लमंदी है, जो इस वक्त आपसे मुकाबला करने की सकत ही नहीं रखता। वो अगले 10 साल जेल में रहने वाला है, तो फिर क्यों हमारे आपरस्ती का हवा देकर खुशियों से मुंह मोड़ लें। बिलफ़र्ज़ वो बाहर आ भी जाता है तो अभी हम इससे हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वो बचपन से ही कोमल की माँ की ज़िंदगी में ही उसे लाताल्लुकी का इजहार करके अपनी एक अलग दुनिया बसा चुका है। और इस सब के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोमल कभी शख्स की हमायत करेगी जिसे उसने प्यार तो दूर अपना नाम भी नहीं दिया। मेरा काम तो आपको राह सुझाना, आपकी स्वाबदीद पर मुनहसर है कि आपको अना प्यारी है या अमान की खुशियाँ। लवेज़ा के रूप में डली सायरा ने उसके गिर्द अपने लफ्ज़ों का सेहर अंगेज़ जाल बुनकर उसे पूरी तरह अपने हिसार में लिया था। ज़ुलेरैन किसी गहरी सोच में डूबा नजर आता था। अगर वो अपने जवाब जैसी हुई तो अमान को कैसे संभालेंगे हम। कई सानियों बाद ज़ुलेरैन की आवाज़ ने कमरे में फैली खामोशी को तोड़ा था। मुझे देखकर भी आप ये सवाल क्यों कर सकते हैं। मेरा मानना है कि खून की तासीर से ज़्यादा परवरिश मानी रखती है और उसकी तरबियत नेक हाथों में हुई है, और यहाँ तो वो इफ्तिहास उम्र का खून भी है। साया ने एक पल में उसके इस कमान को हवा में तहलील किया था। परवरिश के पुरअसर होने का तो वो खुद गवा रहा था। मेरे ख्याल से अब सोना चाहिए, सुबह बहुत काम है। मैं हमारे लाहौर जाने से पहले ही ये काम निपटा लेना चाहता हूँ। ज़ुलेरैन के गहरा सांस भरकर कहने पर सायरा फतेह मुसलसल से लिपट गई थी। ज़ुलेरैन ने भी मुस्कुराते हुए उसके बालों में पनाह लेकर उसके गिर्द अपने मजबूत व तवाना बाजुओं का हिसार बांधा था। सायरा का मनपसंद हिसार। शुक्रिया जानिए ज़ुलेरैन, तुम्हारा ये मोहब्बत भरा साथ मेरा सबसे कीमती असासा है। तुमने हर मौका पर साबित किया है कि सिर्फ मेरे भाई ही तुम्हारे भाई नहीं, बल्कि तुम भी उनकी बहन हो। हर बार तुम्हारा ये रूप मुझे पहले से ज़्यादा ज़ेरबार करता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हो। ज़ुलेरैन सियाल की जान बसती है तुम में, और अब तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। उसे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर बिस्तर पर दराज ज़ुलेरैन रोज़ की तरह उसके समातों में अपनी मोहब्बत भरी सरगोशियों का अमृत तो ढेल रहा था। उसके लफ्ज़ों पर सुर्ख पड़ती सायरा पहले से भी ज़्यादा उसकी दीवानी होती जा रही थी। वो लोग मुतमईन थे क्योंकि वो माजी की बात नहीं करते थे। इनका मौजूद सुखन हाल और मुस्तकबिल था। जो लोग माजी को छोड़कर हाल में जीना सीख लेते हैं, उन्हें फिर कोई ताकत हरा नहीं सकती। कस्बे सियाल पर एक नई सुबह उतरते ही ज़िंदगी ने भरपूर अंगड़ाई लेना शुरू कर दी थी। इतवार होने के बाद वो सब लोग बारी बारी उठकर लाउंज में जमा हो रहे थे। आज शाम ज़ुलेरैन और सायरा की लाहौर रवानगी थी, सो अनीज़ा ने सबको ख़ास ताकीद कर रखी थी कि सब लोग 10 बजे तक नाश्ते के लिए पहुंच जाएं, ताकि इसके बाद वो लोग फरागत से एक साथ बैठ सकें। बोली ये क्या बात हुई, कल ही आप लोग सैर तफरीह से वापस आए हैं और आज आप लाहौर के लिए निकल रहे हैं। हमें एक साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला। सायरा और ज़ुलेरैन क़यामगाह में आए तो उनके बैठते ही अलीज़ा ने रूठेपन से सवाल किया, जो कि ऐबक के साथ वहीं बराजमान थी। अलीज़ा कुछ पल पहले ही जहांज़ेब सियाल को बुलाने के लिए अपने कमरे में गई थी, जबकि अमान ताहाल मंजर से गायब था। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अब काम भी तो करना है ना। मेरी कल बहुत सी अहम मीटिंग्स हैं। ज़ुलेरैन ने मुस्कुराते हुए उसके एतराज़ात का जवाब दिया था, जो कि बिला जवाब तो हरगिज़ नहीं था। तो फिर सायरा को यहीं छोड़ जाएं, मुझे इनसे बहुत सी बातें करनी हैं। अलीज़ा की फरमाइश पर ज़ुलेरैन के मुतवक्का जवाब को सोचते ही ऐबा के होंठ एक शरीर सी मुस्कुराहट में जले थे। 10 साल से तुम्हारे ही साथ थी, अब मैं इसे एक भी पल के लिए खुद से अलग नहीं करूँगा। वैसे भी हमारी हनीमून पीरियड के दौरान 24 में से 26 घंटे में मेरी बेगम को फ़ोन कर करके तो मेरा दिल जलाने के साथ साथ अपने दिल की भी सारी बातें इससे कर ही चुकी होगी, सो अब भी वही कर लेना। ज़ुलेरैन के जलकर कहने पर अलीज़ा के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े तो ऐबा के बेसाख्ता कहकहे ने सायरा को छींपने पर मजबूर कर दिया। सवाए ऐबा के इन दोनों को ही ज़ुलेरैन से ऐसे किसी जवाब की तवक्को ना थी।
भाई यहाँ इस वक्त मून होता तो अपने हाथों से आपके गले में दनबरीदी का तमगा लटकाता। ऐबक की बात पर यकलक थी, एक पल को सबकी मुस्कुराहट थमी, सबके ही जहन के पर्दे पर रात वाला मंजर लहराया था। अमान है किधर? आया नहीं अभी तक? अगले ही पल ज़ुरैदैन ने संभलते हुए सादा से लहजे में इस्तफसार किया था। अभी तक अपने कमरे से आई नहीं है मसरूफ़, मैं बुला कर लाता हूँ। ऐबक ने भी ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए कहा तो ज़ुरैदैन ने नफ़ी में सर हिलाया था। तुम रहने दो, मैं खुद देखता हूँ इसे। ज़ुरैदैन हाथ के इशारे से उसे वापस बैठने का कहकर खुद उठकर लाउंज से बाहर निकल गया। तो इन दोनों की सवालिया नज़र का महफूम समझते सायरा अभी ने ज़ुरैदैन के मान जाने के मुतल्लिक़ आगाह करने लगी। इसी असना में जहांज़ेब सैल और नीज़ा भी वहाँ आ गए तो ज़ुरैदैन के फ़ैसले का सुनते ही इनके अंदर भी एक घोना सुकून फैला था। ज़ुरैदैन ने अमान के कमरे के बाहर पहुंचकर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया। दरवाज़ा इसका हाथ लगते ही अंदर की तरफ खुलता चला गया। ज़ुरैदैन आगे बढ़ा तो कमरे के वसत में पड़े जहाज़ी साइज़ बेड पर औंधे मुँह लेटे अमान को देखकर ज़ुरैदैन के लबों को एक बेसाख्ता मुस्कुराहट ने छुआ था। साहब बहादुर यकीनन सारी रात सोग मनाते रहे थे। ऐबी, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। ज़ुरैदैन के बिस्तर के किनारे टिकते इसके सर पर हाथ रखा तो अमान के निरूठेपन से कहने पर ज़ुरैदैन एक बार फिर मुस्कुरा दिया। वो यकीनन अपने कमरे में ऐबक की बिना दस्तक आमद का आदी था। इतनी अच्छी लगती है वो कि तुम अब हमसे बात ही नहीं करोगे? ज़ुरैदैन की आवाज़ कमरे में गूंजते ही अमान एक झटके से सीधा होते उठ बैठा था। वली भाई, आप? अमान ने हैरत के ज़रिए से सवाल किया था। क्यों, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता क्या? ज़ुरैदैन ने चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी करते एक अबरूज खाकर उसे देखकर सवाल किया था। नहीं भाई, वो आप कभी यूँ आए नहीं ना, मुझे लगा कि ऐबी होगा। अमान ने गड़बड़ा कर वजाहत की थी। बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? नाश्ता नहीं करना क्या? ज़ुरैदैन ने बिना किसी तासुब के गुफ्तगू का मौजू बदल दिया था। मैं बस आने ही वाला था, कुछ देर के लिए लेटा था यूं ही, उठने का दिल नहीं कर रहा था। अमान ने बालों में उंगलियां चलाते बेरब्तगी से जवाब दिया था। नाराज़ हो अपने भाई से? ज़ुरैदैन के सवाल पर अमान ने झट नफ़ी में सर हिलाया था। बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं तो बस शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची। आप फ़िक्र मत करें, मैं अभी कौम। अमान इसका हाथ थाम कर नदम से अंदाज में गोया हुआ तो ज़ुरैदैन ने इसे बीच में ही टोक दिया था। ऐसा कुछ भी ना कहना अमान कि कल तुम्हें अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी हो। किसी को पसंद करना गलत नहीं, लेकिन इसे पीछा दिखाना ज़रूर गलत है। मोहब्बत तो एक बेख्तियारी जज्बा है जो कभी भी किसी से भी हो जाती है। इसमें इंसान की मर्जी का अमल दखल ही नहीं होता। ये दो फ़रीक़ैन के दिलों के बीच का मुआहदा है जिस पर किसी का बस नहीं। तो फिर तुम ये मुआहदा करने के बाद कैसे पीछे हट सकते हो? मोहब्बत कर लें तो फिर इसे जीतने का हौसला भी होना चाहिए। ज़ुरैदैन की बात पर अमान की हैरत हद से सिवा थी। मैं समझा नहीं पाई। अपनी बात के बीच इसके एक पल की तवक्कुफ़ करते ही अमान ने उलझन अमेज़ अंदाज में पूछा था। जानते हो 10 साल पहले मैंने भी यही गलती की थी। अपनी खुद साख्ता सोचों के ज़रिए से मैंने खुद को बेनाम अज़ियत दी। तुम भी आज शायद वही करने जा रहे थे। तुम्हें कोमल पसंद है तो तुम्हें पूरा इख्तियार है कि तुम मेरी नाराज़गी के डर से पीछे हटने के बजाय अपनी मोहब्बत के हक़ में लड़ो और साबित करो कि तुम्हारा फ़ैसला दुरुस्त है। मैंने पिछले 10 सालों से एक ही बात सीखी है कि किसी भी फ़ैसले को लेने का वक़्त अभी होता है। जब हम फ़ैसला फिर कभी या किसी और के लिए पर छोड़ देते हैं तो अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी नुकसान करते हैं। ज़ुरैदैन की बातों पर अमान के चेहरे पर एक बार फिर नदामत उभरी जो जज्बात में आकर एक गलत फ़ैसला लेने जा रहा था। भाई, मुझे लगा कि वो इम्तियाज़ उम्र की बेटी है तो आपको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। ज़ुरैदैन को बेसाख्ता अपने छोटे भाई पर बेतहाशा प्यार आया जो इसकी खुशी की खातिर अपने मोहब्बत से दस्तबरदार होने चला था। लोग उसे इफ्तिखार उम्र की बेटी की हैसियत से जानते हैं और शादी के बाद दुनिया उसे अमान सियाल के नाम से जानेगी। ज़ुरैदैन उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहते फ़तेह इंसबात इन बसात से उसकी पेशानी चूमी तो उसकी बात का मतलब समझते अमान होश से उछल पड़ा था। आपका मतलब है भाई कि आपको कोई इतराज़ नहीं? अमान ने पुरजोश लहजे में इस्तफसार किया था। बिल्कुल भी नहीं। ज़ुरैदैन के सर हिलाकर कहती अमान फ़तेह सरस से लिपट गया था। आई लव यू भाई, अब सबसे बेहतरीन है। मैं बस अभी ताज़ा दम होकर आया। शिद्दत से उसका गाल चूमकर कहते अमान एक ही जज्ब में बिस्तर से बाहर था। तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हारा एमफिल मुकम्मल होने वाला है? जामिनी कोमल ने हाँ कैसे कर दी तुम्हारी इन हरकतों को देखने के बाद भी। ज़ुरैदैन ने उसकी फुर्तियाँ देखकर मसनूई तासुब से सर हिलाते तबसरा किया तो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता अमान पलट कर बिना कुछ कहे एक हवाई बोसौस की तरफ उछालते दरवाजे के पीछे गुम हो गया था। ज़ुरैदैन उसकी इस बचकाना हरकत पर होले से हंसते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। अगले दिन हर न्यूज़ चैनल की शहसुरी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के बीच जुड़ने वाली रिश्तेदारी थी। बिलाशुबा अपनी अना को मारने के लिए इंसान को बहुत हिम्मत दरकार होती है और ज़ुरैदैन सियार खुशकिस्मत था जिसने अल्लाह की बनाई हदूद तोड़ने के बजाय अपनी नाम नेहाद अना को शिकस्त दे डाली थी। शहरी लाहौर पर एक खूबसूरत सवेरा हर चीज़ को कोहरे की लपेट में लेकर उतरा था।
सर्दी की शदीद लहर रुखसत होते होते वापस पलट कर पूरे मुल्क को ही अपने लपेट में ले चुकी थी। ऐसे में सुबह उठने वालों को नरम गरम बिस्तर से निकलते ही अपने हवास बहाल करने के लिए गरम गरम चाय या कॉफ़ी की तलब ज़रूर होती थी और सियाल ख़ानदान का हर फर्द इस फहरिस्त में शामिल था। सुबह 7 बजे का वक्त था जब सायरा अपने साथ सोए जुलैदैन के माथे पर अपनी मोहब्बत का खराज पेश करते बिस्तर से निकलकर कमरे से बाहर निकल आई। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाते हुए अपनी ज़िंदगी के पिछले कुछ महीने याद करके मुस्कुरा दी। इन गुज़िरे 6 माह में जुलैदैन ने उसकी ज़िंदगी से हर शिकवे और दुख को जैसे धो ही दिया था। वो उसके मुंह से निकलने से पहले ही उसके दिल का हाल जानने का आदी होता जा रहा था। सायरा को अब सिर्फ हसीन पलों के ख्वाब ही मसहूर किया करते थे कि बुरा वक्त बिलाखिर गुजर ही गया था। सुबह बखैर जाने जुलैदैन। वो उबलती चाय पर निगाहें जमाए अपने सोचों में मगन थी जब जुलैदैन ने पीछे से अपने हसार में लेते सरगोशी करते हंसपे आदत इसके बालों में अपना चेहरा छुपाया था। आप क्यों इधर आ गए? मैं बस आ रही थी। सायरा ने सूख पड़ते चेहरे के साथ इससे इस्तफसार किया तो जुलैदैन चेहरा उठाकर उसकी कनपटी पर अपने लबों की मोहर लगा गया। तुम जानती हो ना कि मुझे सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ की चाय से ज़्यादा तुम्हारी तलब होती है। जुलैदैन का ज़ुमानी अंदाज़ और उसकी पुरतपिश नज़रें सायरा को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गई थी। जुलैदैन प्लीज़। सायरा किचन में खड़े होकर उसके इस कदर गुर्बत पर बेहाल हो रही थी। उसकी हमेशा से कोशिश रही थी कि जुलैदैन के ताज़ा दम होकर निकलने से पहले ही चाय कमरे में ले जाए, क्योंकि शादी के बाद से वो इजहार के मामले में खासा बेबाक साबित हुआ था। उसकी हालत से कतई नज़र अपनी ही कहे जा रहा था। मैं आँख खुलते ही जो मंज़र सबसे पहले देखने का मुतमन्नी हूँ वो तुम्हारा चेहरा है। तुम्हारे पास होते हुए तुमसे एक पल की दूरी भी जुलैदैन सियाल की जान सूली पर लटका देती है। तुम वो खुश रंग चिड़िया हो जिसमें बंदाए नाचीज़ की जान बसती है। अपनी बात के दौरान बड़े से कप में चाय और डेलती सायरा के हाथों की लर्जिश महसूस करते जुलैदैन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते गोया उसे अपने साथ की यकीन दहानी करवाई थी। सायरा का हाथ थाम कर कहते वो कप में चाय और सायरा की समातों में अपनी मोहब्बत का अमृत उंडेल रहा था। शादी के बाद से अब तक वो दोनों जुलैदैन की फरमाइश पर एक ही कप में चाय पीते आ रहे थे। जुलैदैन सियाल की सांसों की ज़मानत हो तुम मिस ज़बेदा ज़ियस। तुम्हारे बिना ये घर, ये दिल और तुम्हारे पुष्प पे खड़ा ये शख्स एक वीरान इमारत जैसे ही हैं। वो मज़ीद कुछ कहता मगर एक पाटदार आवाज़ ने इन दोनों के ही हवास मुख्तल किए थे। वज़ीर आला साहब, माना कि ये पूरा घर आपका है और आप कहीं भी ये शुगर फरमा सकते हैं, मगर इंसान किसी मेहमान की अपने घर पर मौजूदगी के दौरान कम अज़ कम अपने जज्बात के इस बेबाक मुज़ाहिरे को अपने कमरे तक ही महदूद रख लेता है। मेहमान भी वो जिसकी मंगेतर किसी तो डिग्री से पहले शादी पर आमादा नहीं हो रही। अब आप शादीशुदा अफराद तो यूँ कंवारों के जज्बात से मत खेलें ना। वो दोनों ही हमान से भी बिला के अपने घर में मौजूदगी को यकसर फरामोश कर चुके थे, जो आज का हाजिर सयाल की अहमा पर जुलैदैन से सियासत के दाव पेच सीखने की गर्ज से यहाँ मौजूद था। उसकी दुहाई के दौरान सायरा तेज़ी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी तो जुलैदैन उसके बाल छुपाने तक यूँ ही उसकी ढाल बना खड़ा रहा था। अलीसा बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम जैसे शदीद अज़ली कंवारे की यही सज़ा है जो कहीं भी किसी का भी रोमांस पर बात करने पहुँच जाता है। सायरा का दुपट्टा लपेटते ही जुलैदैन उसकी तरफ पलटा तो अमान का रुख दूसरी जानिब किए देखकर उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहता उसके बराबर आन खड़ा हुआ था। तो अमान से निगाहें चुराती चाय का कप थाम कर बिना किसी जानिब देखे वहाँ से निकल गई थी। अब अगर आप दोनों का अपना वक्त बेवक्त का रोमांस बचाना है तो जल्दी से मेरे भी हाथ पीले कर दें, वरना मैं यूं ही आप लोगों को खौफ से लाल करता रहूँगा। उसके गुलफशाने पर जुलैदैन ने एक ज़िंदगी से भरपूर कहकहा लगाया था। तो कुछ भी कर ले बेटा, हम सब चिकने गड़े हैं। जुलैदैन के मुस्कुराते लहजे में कहने पर अमान के चेहरे के ज़ाविये भी गिरे थे। बंदा बीवी से कहकर आधे कमारे भाई के लिए भी चाय बनवा देता है। अमान ने उसकी बात पर सर झटक के नई फरमाइश की थी। वो आधा कमारे की इस्लाह यकीनन अपने मंगी शुदा होने की वजह से इस्तेमाल कर रहा था। अफसाई के लिए आधे कमारे इंसान को किसी के रोमांस में बंद डालने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम खान सामा के हाथ की चाय पियोगे। उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर उसे साथ लेकर चलते जुलैदैन ने किचन के दरवाजे के साथ लगा कोई बटन दबाया था जो यकीनन मुलाजमिन के अपने क्वार्टर से निकलकर इस समत आ जाने की इजाज़त मिलने का इशारा था। एबी, मैंने तो सोच लिया है कसर नाम बदल कर मैं सियाल सलाम पॉइंट लिखवा दूँ। एक तुम कम थे जो वज़ीर आला साहब को भी शब में शामिल कर लिया है। थोड़ी देर बाद नाश्ते की मेज़ पर बैठे वीडियो कॉल पर कसरे से में नाश्ता करते अहमद से महवे गुफ्तगू। अमान अपनी ज़बान के जौहर दिखाते मुसलसल सायरा और अलीज़ा को खुद से सुध पढ़ने पर मजबूर कर रहा था। और इन दोनों के शौहर अमान की टांग खींचने के साथ अपनी बीवियों को भी शर्माने में कोई कसर न छोड़ रहे थे। अपने करम के कमरे की तरफ जाते उनके वालिदैन ने दिल में अपने रब से का शुक्र अदा किया जिसने 10 साल बाद ही सही मगर अपने मुकम्मल होशियात अता कर दी थी। कई साल पहले एक यतीम की कफ़ालत के लिए लिया गया उनका फ़ैसला उनके हक़ में बेहतरीन साबित हुआ था।
बेशक अपनी गलतियों को सुधारने का तहैया करने वाले कभी भी खसारे में नहीं रहते। खत्म शुक्र। बिलाखिर एक खूबसूरत सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। मैं अपनी टीम और आप क़ारीन व सामीन के बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि लिखने वालों ने अपने कीमती वक़्त से कुछ पल चुराकर इसी सफ़र को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया और पढ़ने सुनने वालों ने अपने साथ का एहसास दिलाकर हमारी हौसला अफजाई की। इस नावल को हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट आपकी पजीराई ने बनाया है। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द क्लासिक इनकॉर्पोरेशन इस नावल के अपडेटेड वर्जन को अमेज़ॉन पर लॉन्च करने जा रहा है और इस वर्जन की ख़ास बात यह है कि उसकी सारी कहानी में शुरुआत से कई सीन्स नए डालने के अलावा उसकी आखिरी 12 एक साथ वेब वर्जन से कुली तौर पर मुख्तलिफ है। जो लोग इस खूबसूरत व मुफीद नावल को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं वो नवंबर के आखिर में अमेज़ॉन पर उसकी बुकिंग करवा सकेंगे। जल्द मिलते हैं अमेज़ॉन वर्जन की एक झलक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।